नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि आज हम सब ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि कई बार सीनियर सिटीजन्स इन चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाते और अननोइंगली फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कई बार जेन्युइन प्रोसेस और फ्रॉड में फ़र्क समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं खुद फाइनेंशियल फील्ड में हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जहाँ ओटीपी वेरिफिकेशन और ऑनलाइन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे खुद को फाइनेंशियली और डिजिटली सिक्योर किया जा सकता है। इसलिए आज हम सिर्फ साइबर फ्रॉड को नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि खुद को फाइनेंशियली और डिजिटली आप कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, असित भाटे। और मेरे लिए थोड़े ज़्यादा खास है क्योंकि पर्सनल कनेक्शन भी है। तो असित की उम्र अभी सिर्फ 25 ईयर्स है और इतनी कम उम्र में इन्होंने साइबर सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में अपना बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत मजबूत पहचान बना ली है। इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में एमटेक किया है और प्रेजेंट में ये साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में आकृति सिक्योरिटी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आज के समय में जब डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में इनका नॉलेज और एक्सपीरियंस हम सभी को बहुत वैल्यूबल रहने वाला है। सो वेलकम असित, वेलकम टू माय पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Yeah, thank you. Thank you for having me. तो असित, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि साइबर सिक्योरिटी आखिर क्या है और साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल हैकिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें, तो अगर मैं आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो इसको हम फिजिकल सिक्योरिटी से कंपेयर कर सकते हैं। जिस ओके। तरह हम अपने रोजमर्रा के जीवन पे फिजिकल सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे घर पे ताला लगाना, हमारे ऑफिसेस में सीसीटीवी कैमरा रखना, ये हम्म। सब हमारे फिजिकल सिक्योरिटी में आते हैं। तो हम्म। जिस तरह हम अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को फिजिकल वर्ल्ड में सिक्योर करते हैं, वैसे ही हमें हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स को सिक्योर करना पड़ता है। उसी की स्टडी को साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है। अगर हम बात करें डिजिटल हैकिंग की, तो अगर कोई किसी मेलिशियस इंटेंट से, यानी कि गलत इरादे से हमारे पर्सनल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस पे अ, अपना कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है, तो उसे हम हैकिंग का नाम बोलते हैं। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा है कि साइबर सिक्योरिटी आज इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि सबसे पहला तो ये है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा खतरा भी बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा हम घर में दरवाजे बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा किसी के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, किसी के भी हमारे पर्सनल डेटा के ऊपर अटैक करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी में तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि गोपनीयता, यानी कि जो हमारा डेटा है वो सेफ रहे, वो सिक्योर रहे, वो किसी और को पता ना चले। ओके। दूसरा होता है इंटेग्रिटी, यानी कि सच्चाई, यानी कि हमने जो डेटा सेव करके रखा है वो कभी भी चेंज ना हो, किसी हमने अगर कुछ चेंज नहीं किया तो वो अपने आप चेंज ना हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है अवेलेबिलिटी, यानी कि उपलब्धता, हमें हमारा डेटा हमेशा उपलब्ध रहे। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी है। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आज साइबर फ्रॉड वास्तव में इतने बढ़ गए हैं या सिर्फ हमें ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। देखिए, साइबर फ्रॉड बढ़ तो गए हैं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि साइबर फ्रॉड बढ़े नहीं है, बढ़े तो अवश्य है। लेकिन पहले के मुकाबले अब साइबर फ्रॉड रिपोर्ट भी ज्यादा होने लगे हैं। इसकी हम्म। वजह से हमें उसका पता चलना ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादा समझ पहले गए। होता था कि लोग डर जाते थे, हम्म। लोग सोचने लगते थे कि इसको हम बताएंगे तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन हम्म। अब लोग समझने लगे कि इसको रिपोर्ट करना जरूरी है। इसलिए ये हमें साइबर फ्रॉड ज्यादा पता लगने लग गए हैं। हम्म। ट्रैकिंग बेहतर हो गई है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो इसको बेहतर रूप से ट्रैक कर पा रहे हैं। इसलिए हम्म। हमें अब ये पता चलने लगा है। ओके, ग्रेट।
तो जब बात पर्सनल फाइनेंस पे आती है तो साइबर सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, किसी भी तरीके की हैकिंग या किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी जो होती है, उसका हम्म। उद्देश्य एक ही होता है। वो होता है पैसा कमाना। वो किसी भी तरीके से हो। अगर कोई चोर चोरी कर रहा है तो उसे भी पैसे की जरूरत है। अगर हम्म। कोई हैक कर रहा है तो उसका एंड एट द एंड ऑफ द डे उद्देश्य यही है कि किसी न किसी तरीके से पैसा कमाया जाए। तो हम्म। इसलिए जो हमारा पर्सनल फाइनेंस है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो हमारा हार्ड अर्न्ड मनी होता है। और हम्म। इंटरनेट पे सब कुछ विजिबल है। हमारा नाम, हमारा ईमेल एड्रेस, ये कहीं से भी हम पता लगा सकते हैं। इसलिए जो पर्सनल फाइनेंस का जो डेटा रहता है वो ज्यादा जरूरी होता है, और इसलिए उस मामले में हमें साइबर सिक्योरिटी ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की, ज्यादा लागू करने की जरूरत पड़ती है। ओके। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आज सबसे कॉमन फाइनेंशियल स्कैम्स कौन कौन से हैं? देखिए, फाइनेंशियल स्कैम्स हम बहुत सारे सुनते हैं। रोजमर्रा हम्म। के जीवन में कई सारी न्यूज़ आती है, लेकिन ये सब जो स्कैम्स यूजुअली जो हम सुनते हैं, वो एक कैटेगरी के अंडर आते हैं जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। ठीक है। उसका एक अ, उसका भी एक प्रकार है जिसे बोलते हैं फिशिंग अटैक्स। तो ये जो दो प्रकार के अटैक हैं, फिशिंग अटैक और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, ये सबसे ज्यादा आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन हो गए हैं। ओके। सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि फिशिंग अटैक्स कैसे मतलब कैसे काम करते हैं? जी बिल्कुल। तो ऐसा समझिए कि आपको एक फोन आता है। ठीक है। हम्म। और फोन के दूसरी तरफ एक डिलीवरी वाला है जो बोल हम्म। रहा है कि मुझे मेरे पास आपका एक पार्सल है, जो ठीक है। मैं यहाँ यहाँ पे खड़ा हूँ, और आपके पास एक ओटीपी आया होगा, वो मुझे शेयर कर दीजिए। आपका पार्सल मैं डिलीवर कर दूंगा आपके घर पे। हम्म। आप सोचने लगते हैं कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, फिर ये कौन कौन सा पार्सल आ गया। तो आप हम्म। उससे पूछेंगे कि भैया ये कौन सा पार्सल है। तो वो हम्म। बोलेगा कि मैं अमेजोन से आया हूँ, मैं हम्म। फेसबुक से, अपना फ्लिपकार्ट से आया हूँ, हम्म। मैं किसी शॉप से आया हूँ। तो हम्म। वास्तविक में ऐसा होता है कि वो जो डिलीवरी वाला है, वो हम्म। एक्चुअल में कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता, किसी भी संस्थान से नहीं आया होता है। वो हम्म। एक बना के बातें बोल रहा होता है, आपको एक तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी को फिशिंग अटैक कहते हैं। यानी कि किसी कोई अगर अपनी आइडेंटिटी बदल के आपसे कांटेक्ट करे और आपसे किसी न किसी तरीके से डेटा निकालने की कोशिश करे, तो उसे हम्म। फिशिंग अटैक बोला जाता है। ओके, ग्रेट। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि ऐसे जी। केसेस तो बहुत ज्यादा सुनने में आते। क्योंकि जी आजकल हम लोग अमेजन और इससे फ्लिपकार्ट कह लीजिए और भी अदर सोशल ये हैं जो भी, वहां से आप बहुत ज्यादा आजकल ऑनलाइन परचेसिंग बढ़ गई है। बिल्कुल। ठीक है। तो स्कैम कॉल्स, एसएमएस और ईमेल्स में कौन से रेड फ्लैग्स लोगों को ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें कॉल्स की, तो पहला रेड फ्लैग तो ये होता है कि यूजुअली क्या होता है कि ऐसे कॉल्स को, ऐसे नंबर्स को लोग रिपोर्ट कर देते हैं। तो हम्म। पहले ही हमें पता चल जाता है, हमारे फोन की स्क्रीन पे आ जाता है न्यूसेंस कॉलर और स्कैम कॉलर। हम्म। अगर ऐसा कुछ नहीं भी आ रहा है तो भी जब हम बात कर रहे हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा जल्दी मचाएगा, कुछ ना हम्म। कुछ आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो हम्म। ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो कॉल्स में होते हैं। एसएमएस की अगर बात करें, तो जो ऑथेंटिक, जो संस्थान से आते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, हम्म। उसमें चार प्रकार के, सॉरी, तीन प्रकार के स्पेसिफिक कैटेगरीज होती है। जो हम्म। एसएमएस आता है उसके एंड में या तो एस लिखा रहेगा, या डी लिखा रहेगा, सॉरी, एस लिखा रहेगा, जी लिखा रहेगा, या फिर पी लिखा रहेगा। ओके। एस का मतलब है कि कोई ना कोई सर्विस है, जैसे कि टेलीफोन सर्विस। हमारा फोन का बिल हमारे पास आ रहा है तो उसके एंड में एस लिखा हुआ होगा। हमारा बिजली का बिल आ रहा है हमारे पास में, उसके एंड में एस लिखा रहेगा। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई एडवाइजरी इशू कर रही है, कोई अलर्ट दे रही है, हम्म। अर्थात उदाहरण अगर मैं बोलूं, तो अगर आज मेरे एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो उसका हम्म। अलर्ट, तो उस मैसेज के एंड में जी लिखा रहता है। ठीक है। और आखिरी जो कैटेगरी है वो है पी की, यानी कि प्रमोशनल। हम्म। प्रमोशनल यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स।
जैसे कि कोई ऑफर आया है तो हमको अमेजोन से या किसी भी स्टोर से ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आज हमारे यहाँ पे सेल है, आज ये ऑफर है। उन्हें प्रमोशनल बोला जाता है। अगर इन तीन टैग्स को छोड़ के कोई हम्म, मैसेज हमारे पास आता है जिसमें कोई ना कोई लिंक या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मांगने का संकेत हमें मिल रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। आखिरी में बात करूं अगर ईमेल की, हम्म, तो ईमेल्स में सबसे बेसिक चीज जो रहती है वो रहती है कि कहाँ से ईमेल आया है ना। हम्म, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो ईमेल जहां से हमें आया है, यानी कि सेंडर या फिर फ्रॉम, ऊपर ईमेल में सबसे ऊपर लिखा रहता है फ्रॉम। फ्रॉम में हम देख सकते हैं ईमेल एड्रेस क्या है। अगर ईमेल एड्रेस हमारी पहचान का है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ईमेल एड्रेस हमारी पहचान का नहीं है तो वो एक रेड फ्लैग है ना। या फिर ईमेल एड्रेस में किसी न किसी तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक है। एसएमएस और ईमेल दोनों में ही हमें जो टेक्स्ट मिलते हैं उसमें भी कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर होती है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। तो इन हम्म। चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ग्रेट। ये सवाल मेरे पहले तो मैं नहीं पूछने वाली थी, लेकिन अभी आपने जो बताया उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कई बार आप जेन्युइनली कॉलिंग करते हैं, आप जिस फील्ड में हैं, जैसे मेरी फील्ड ले लीजिए और भी बहुत मार्केटिंग फील्ड में, तो नंबर स्कैम में चले जाते हैं जबकि वो जेन्युइन होते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे, क्यों जाते हैं। देखिए अब अगर हम बात करें कि जेन्युइन प्रोसेस और कोई फ्रॉड कर रहा है, उसमें बेसिक अंतर बात करें तो सबसे बड़ा अंतर तो यही रहता है कि जो फ्रॉडस्टर कॉल कर रहा है उसका हम्म, बिहेवियर और हम्म, कोई जेन्युइन व्यक्ति हमें फोन कर रहा है उनका हम्म, बिहेवियर, इनमें बहुत अंतर रहता है। आप अपने डेटा को, अपनी आइडेंटिटी को बदल सकते हैं लेकिन आप बिहेवियर को कभी भी नहीं बदल सकते। ठीक है। तो हमें बिहेवियर पहचानना आना चाहिए। ये सबसे जरूरी पॉइंट है मेरे मेरे मत में। हम्म, उसमें किस तरीके का रहेगा कि या तो वो कुछ बहुत जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस आपको देंगे, हम्म, है ना, कुछ ना कुछ तरीके का आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने को बोलेंगे। ठीक है। आपको जो हमें पता है कि बैंक ये प्रोटोकॉल फॉलो करती है, ये हम्म, हमारी कंपनी ये प्रोटोकॉल फॉलो करती है, हमारा जो सीए है वो ये प्रोटोकॉल फॉलो करता है, उससे हम्म, हटके कुछ अलग ही चीज हमें करने को बोलेंगे और वो जल्दबाजी करेंगे। तो ये जो कुछ बिहेवियर चेंजेस है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हमें दिखेंगे, उससे हम समझ सकते हैं कि भैया सामने जो आ रहा है वो या हम्म। तो कोई जेन्युइन व्यक्ति है या फिर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। एक और सवाल मेरे मन में आया है, क्योंकि मैं फाइनेंशियल फील्ड में हूँ और कई बार मेरे पास सोशल मीडिया थ्रू, मैं पैन इंडिया पे काम करती हूँ, बाहर से भी रहते हैं क्लाइंट्स। तो केवाईसी ऑलरेडी जैसे उनकी बैंक में है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए आपको आधार, पैन, नॉमिनी डिटेल्स, ओटीपी की जरूरत पड़ती है। तो मैंने पर्सनली देखा है कि लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मिसयूज हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो लोग जी। कैसे समझे कि जेन्युइन प्रोसेस और फ्रॉड प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। देखिए जो जेन्युइन प्रोसेस रहती है वो ट्रस्ट डेवलप करके ही आती है। हम्म, अगर सामने वाला व्यक्ति ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे मतलब अ, देखना चाहिए कि भैया, जैसा मैंने कहा कि बिहेवियर क्या चेंजेस है ना, हम्म, जो यूजुअली जो सामान्य तौर पे जो प्रोसेस फॉलो हो रही है क्या वही हम हर बार हो रही है। अगर वही हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ जल्दबाजी कर रहा है, कुछ उसमें बिहेवियर में चेंजेस है, तो उसे फिर सावधान रहना चाहिए। ऐसे में एक और ये तरीका है कि आप किसी तरीके की सिक्योर चैनल के थ्रू कांटेक्ट करें। जैसे कि आपका एक व्हाट्सएप चैनल है या आपका एक व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट है, उसके थ्रू कांटेक्ट करें, है ना। तो सामने वाले व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि भैया ये जो जिन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से ही कांटेक्ट किया है। कोई अननोन नंबर से अगर आ रहे हैं तो फिर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाता है। ओके। तो इसमें दो बातें मुझे समझ में आई कि एक, आप यदि बिजनेस नंबर से कर रहे हैं या आप बिजनेस चैनल से कर रहे हैं, जी। तो यहाँ पर ये ऑथेंटिक होगा, ये जी। ध्यान में जी। रखना चाहिए। जी। ग्रेट। मुझे एक और चीज याद आती है कि मेरी मदर, जिनके अकाउंट में मेरा नंबर रजिस्टर्ड है, काफी हम्म। बार ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, और जब मैं उनको हाँ। ध्यान से सुनती हूँ, तो मैं इस फील्ड में हूँ तो उनकी लैंग्वेज से समझ जाती हूँ कि शायद कुछ जी। गलत है। लेकिन जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला डर जाएगा। तो हम्म। सीनियर सिटीजन्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए
डरने का तो क्या है, डर एक नेचुरल फीलिंग है ह्यूमन के हम्म। अंदर, ठीक है। फियर इज नॉर्मल, है ना। कोई भी डर सकता है, पर डर के मारे हमें कुछ एक्शन नहीं लेनी चाहिए। सबसे जरूरी हम्म। बात, एक एक्शन में एक मतलब मेरा एक ये है चीट शीट एक तरीके से, कि हम्म। ये हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, कि ऐसा हमें कभी भी डाउट हो कि हम्म। ऐसा कुछ है, तो हैंग अप, लुकअप, कॉल बैक, ठीक है। इसमें हम्म। पहला है हैंग अप, मतलब अगर हमें लगे कि सामने वाला कोई गड़बड़ व्यक्ति है, तो हम्म। फोन रख दीजिए, ठीक है। फोन अगर आप कट कर देंगे, उसमें हम्म। कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई जेन्युइन व्यक्ति भी होगा, तो भी वो दोबारा कॉल कर सकता है। आप बाद में ये भी बोल सकते हैं कि नेटवर्क चला गया था, ठीक है। हम्म। तो कॉल कट करना कभी भी कुछ कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा है लुकअप, यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने जो क्लेम किया है कि मैं हम्म। इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, मैं इनके ऑफिस से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, तो आप वो सब सर्च कीजिए। जिस नंबर से आपको कॉल आया है, आप वो भी सर्च कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। और तीसरा है कॉल बैक। अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति था वो सही व्यक्ति था, आपने गलती से उसको फ्रॉड समझ लिया, तो आप हम्म। उसे कॉल बैक कभी भी कर सकते हैं। हम्म। ओके। तीसरी बात यह है कि डरने की जरूरत नहीं है। डर नॉर्मल है, बट डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट्स, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की पावर आपके पास है। ये कोई भी तीसरा व्यक्ति आके कुछ कर नहीं सकता, ये आपको याद रखना चाहिए। और फिर भी अगर आपको डाउट है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा या समझ नहीं पाऊंगी, तो आप अपने पास में एक गेट कीपर रखिए, यानी कि आपके परिवार में कोई आपका बेटा, आपके बेटी, या आपके कोई भाई बहन हो, जिनको ये इस सब की समझ हो, जो इस सब से डील करना जानते हो, उनको हमेशा अपने साथ रखिए। अगर वो साथ नहीं भी हो, तो जो सामने फोन पे है, उसे ये बोलिए कि ये मेरे बेटे का या ये मेरी बेटी का नंबर है, आप इनको कॉल कर लीजिए। इस सब मामले में मेरे वो सब चीजें देखते हैं। कोई भी अटैकर या फ्रॉडस्टर कोई होगा, वो कभी भी दूसरे व्यक्ति को फोन करने से डरेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। फर्स्ट तो मैंने आपको मदर का केस बताया, तो जिसमें जी। मैंने आप मेरा नंबर दे के रखा है। तो मुझे लगता है हैकर्स को ये पता नहीं होता है ये किसका नंबर है, उनके पास डेटा हम्म। होता है। जी। तो वो मुझे मेरी मदर समझ के बात कर रहे थे, राइट। तो मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि यहाँ पर यदि सीनियर सिटीजन्स अपने फैमिली मेंबर का नंबर रिस्टोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। सेकंड, मतलब यही है, मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि फैमिली मेंबर्स को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए उसमें। जी। एक और पॉइंट था जो मैं बताना भूल गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है आपके घर में, अगर आप 24 घंटे उनके साथ में नहीं रह सकते, वो कौन से कॉल्स आ रहे हैं ये आप ध्यान नहीं दे सकते, तो हम्म। आप उनके पास में एक वेरीफाइड कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट रखें, कि हम्म। अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉल आएगा तो इसी नंबर से आएगा, इसी नाम से आएगा। अगर हम्म। बैंक वाले इसका कॉल आएगा तो इस यही व्यक्ति कॉल करेगा। तो हम्म। इस तरीके से उनको एक आश्वासन हो जाता है कि हमें जो कॉल कर रहा है, हमें उससे हम्म। उसका नाम पूछना है, या उससे उसकी ब्रांच, कौन सी बैंक की कौन सी नहीं। ब्रांच से फोन कर रहे हैं, कौन से ऑफिस से फोन कर रहे हैं, हम्म। इनको जानते हैं क्या, ऐसा वो वेरीफाई कर सकते हैं कि वेरीफाई सामने कर। वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है। तो ओटीपी एंड पासवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखिए, ओटीपी और पासवर्ड्स जो है, ये साइबर सिक्योरिटी की भाषा में इनको सीक्रेट्स बोला जाता है। सीक्रेट्स का मतलब ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होते, कहीं पे भी इंटरनेट पर सेव्ड नहीं रहते हैं। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ हमें पता है। दिस इज समथिंग वी नो, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। हम किसी भी अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, हमारे मेल पे लॉगिन कर रहे हैं, हमारे कोई बैंकिंग अकाउंट पे लॉगिन कर रहे हैं, तो हमें हमेशा अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। यूजर नेम जनरली हमारा ईमेल आईडी या हमारा नाम ही रहता है, तो वो सबको पता रहता है। लेकिन जो हमारा पासवर्ड है, वो सिर्फ हमें पता है। और जो ओटीपी जो हमें आने वाला है, वो भी सिर्फ हमें ही पता है। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर लीक हो गए, तो हम ऐसी कोई भी फैक्टर नहीं बचेगी जो सिर्फ हमें पता है, जिसकी मदद से कोई अटैकर या कोई हैकर हमारे अकाउंट पे हमला कर सके। ओके। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वास्तव में कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के दो तीन रूल्स रहते हैं। कई हम्म। बार ऐसा होता है कि जो वेबसाइट पे या किसी भी जगह पे हम लॉगिन कर रहे हैं, वहाँ पे फिक्स्ड रूल्स रहते हैं
कि हम्म, आपके पासवर्ड में ये चीजें होनी चाहिए। पर जनरली अगर कुछ नहीं भी है तो हमारा पासवर्ड डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे ओके। कि मेरा नाम असित भाटे, तो मेरा पासवर्ड असित 123, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हम्म, हम्म, दूसरा, पासवर्ड डिफिकल्ट टू गेस होना चाहिए। इसका मतलब कि कोई पासवर्ड को गेस ना कर पाए। कई बार लोग पासवर्ड रख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम्म, बहुत इजीली गेस कर सकता है कोई भी। हम्म, ठीक है। तीसरा, पासवर्ड लंबा होना चाहिए, कम से कम 10 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए। ठीक है। और हमें पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स, अपर केस कैरेक्टर्स, लोअर केस कैरेक्टर, इसका कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अपर केस कैरेक्टर्स मतलब कैपिटल लेटर्स, हम्म, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, मान और स्पेशल कैरेक्टर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एट सिंबल होता है, हैशटैग होता है, एंड हम्म, का सिंबल होता है, स्टार का सिंबल होता है। ऐसे कुछ कुछ सिंबल्स हैं, तो वो हम ऐड करें तो वो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। ओके। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अब मुझे बताइए कि क्या मल्टीपल एप्स में सेम पासवर्ड यूज करना डेंजरस है? जी बिल्कुल डेंजरस ही है ये तो। क्योंकि क्या है, अगर हम मान लीजिए मैंने सेम पासवर्ड रख भी लिया, मेरा हम्म, मेल आईडी का पासवर्ड और मेरा बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड सेम है। अगर किसी ने मेरा मेल आईडी हैक कर लिया तो हम्म। बाय डिफॉल्ट उसके पास मेरा बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड चला गया। इसलिए कभी भी हमें अलग अलग एप्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सेम पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर सेफ होता है? जी बिल्कुल, पासवर्ड मैनेजर सेफ रहते हैं, क्योंकि हम्म, हमारे रोज में, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम कम से कम 10 पासवर्ड यूज करते ही होंगे। हम्म। अब 10 के 10 पासवर्ड याद रखना हाँ, बहुत नहीं है मुश्किल। पॉसिबल, ह्यूमनली हम्म, बहुत मुश्किल है। ठीक है। हम्म, तो इसलिए पासवर्ड मैनेजर्स इसीलिए बनाए गए हैं, और वो हम्म, सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं, वो हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। इसलिए हम पासवर्ड मैनेजर्स यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि हमें एक ही पासवर्ड याद रखना है, हम्म, जो पासवर्ड मैनेजर को ओपन करेगा उसमें हम्म। हमारे सारे सारे। पासवर्ड्स लिखे हुए रहेंगे। अभी जैसे गूगल कीप है, उसमें भी आप रख सकते हैं। जी, गूगल का भी एक है, और हम्म, कुछ फ्री पासवर्ड मैनेजर्स भी है। एक बिट हम्म, वार्डन करके है, जो थोड़ा हम्म। पॉपुलर है और फ्री है। पर फ्री वाले में ऐसा हो जाता है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, यूज कुछ कर। ना कुछ उसके भी फ्री वर्जन्स के लिमिटेशंस रहते हैं। ओके। जी। अम ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन मैं देखती हूँ क्या है आपके लिए। जी। यूपीआई एंड ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते समय क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के समय सबसे पहले तो ये कि हमारे जो यूपीआई एप्स हैं, हम्म, जैसे कि फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे, हम्म, इसको हमेशा हमें लॉक करके रखना चाहिए। हम्म, ऐप लॉक अगर आपको पता हो तो, ऐप लॉक हमेशा ऑन रखना चाहिए इन ऐप्स का। ओके। ठीक है। दूसरा ये कि किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना, हम्म, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसी वेबसाइट्स नहीं विजिट करनी चाहिए जिनका हमें पता नहीं है, यानी कि ओके। जिनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम्म, अमेजोन के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हम्म, हैं, गूगल के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम्म, जिस वेबसाइट के बारे में हमें नहीं पता, उसके हम्म, ऊपर हमें अपनी डिटेल्स डालने से बचना चाहिए। अगर आपको फिर भी ज़रूरी है कि इस हम्म, वेबसाइट पे आपको विजिट करना ही है, तो हम्म, एक बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। हम्म, कोई भी वेबसाइट के लिंक, ईमेल सॉरी, ईमेल एड्रेस नहीं, जो हम्म, वेबसाइट का एड्रेस होता है, हम्म, उसके स्टार्टिंग में HTTPS ऐसा लिखा रहता है। ओके। ठीक है। इसका एक और वर्जन रहता है HTTP, इसमें एस नहीं होता है। एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है। हम्म। तो आपको ऐसी ही वेबसाइट विजिट करनी है जिसके ऊपर HTTPS है। HTTP वाली वेबसाइट्स आपको विजिट करने से बचना चाहिए। अच्छा, विजिट तीसरा, करने से बचना चाहिए। बचना ओके। चाहिए बिल्कुल। जिसमें एस है उसका मतलब हम्म। वो वेबसाइट सिक्योर है, जिसमें एस नहीं है वो वेबसाइट अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर। ओके। जी। तो तीसरा, पेमेंट एंड। हाँ। हाँ जी पूछिए। यस, यस, नहीं बताइए, आप पहले बताइए। हाँ, तीसरा ये था कि कोई भी अनट्रस्टेड लिंक्स अपने को ओपन नहीं करनी चाहिए। हम्म, किसी ने अगर हमें लिंक भेजी है और हमें हम्म, नहीं पता कि कौन है सामने वाला, या हमें पता भी है लेकिन हमें हम्म, लिंक पढ़ के या ऐसा लग रहा है कि ये हम पहचानते नहीं इसको, हम्म। तो हम लिंक अगर नहीं खोलेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल। तो पेमेंट एंड ट्रांसफर करने से पहले क्या चेक करना चाहिए? वैसे तो आप काफी कुछ चीजें बता चुके हो। जी।
नहीं, पेमेंट और ट्रांसफर करने के लिए भी हमें काफी चीजें चेक करनी होगी। सबसे हम्म। पहला तो हम जिसको पैसे भेज रहे हैं वो हम्म। ऑथेंटिक है कि नहीं व्यक्ति। जैसे हम बाहर सामान खरीदने जाते हैं, क्यूआर हम्म। कोड स्कैन करते हैं तो वहां पे हम्म। नाम लिखा हुआ आता है। हमेशा जो हम्म। दुकानदार है उससे नाम कंफर्म करिए कि यहाँ हम्म। पे ये नाम आ रहा है, ये आप ही का है ना, है ना। हम्म। इसके अलावा अगर किसी ने व्हाट्सएप पे हमें क्यूआर भेजा हुआ है हम्म। या कोई लिंक भेजी हुई है तो उस पे से करना हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप एक क्या है कि टेक्स्ट मैसेजर ऐप है, वो हम्म। एक पेमेंट ऐप नहीं है, तो उसके ऊपर से हमें पेमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी कुछ दो तीन चीजें हैं। तीसरी बात, हमें गूगल पे या फोन पे जैसे जो नोन ऐप्स है, जो ट्रस्टेड ऐप्स है, उन्हीं को हम्म। यूज करना चाहिए। थर्ड पार्टी ऐप्स यूज करने से बचना चाहिए। आपने बोला और मुझे स्कैम कॉल आ रहा है। एजुकेटेड लोग भी स्कैम में फंस जाते हैं। मैंने काफी बार देखा है कि जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं जो बैंकिंग या फाइनेंस में हैं वो तक इस स्कैम में फंस चुके हैं। हमने अभी 1.5 2 साल पहले देखा था, एक प्रोफेसर थी काफी रिनाउंड जी जी यूनिवर्सिटी से। तो जी हमने जी। वहां देखा था कि वो मतलब डिजिटल हैकिंग में फंसी थी और काफी बड़ा पैसा उनका स्कैम में गया था। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि कैसे देखिए, हम सब इंसान ही हैं, तो और हम्म। गलती इंसान से ही होती है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि अवेयरनेस आ गई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है इसका कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है। और हम्म। अगर पता भी रहता है तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि करना क्या है। ठीक है, बराबर। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमारी जो हम्म। साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, उसका ये स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स फायदा उठाते हैं। तो हम्म। फिर मैं वही बोलूंगा कि हम सब इंसान ही हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। तो तो किन इसका चीजों को एजुकेशन ध्यान में से लेना रखना देना नहीं। चाहिए ऐसे जो डिजिटल हैकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है इस तरह के, तो उसमें जी किन जी। चीजों को ध्यान में रखना चाहिए? कभी भी फिर वही बात मैं बोलूंगा कि जो अनट्रस्टेड सोर्सेज हैं, जिनके ऊपर हम हम्म। भरोसा नहीं करते, उनके ऊपर उनके साथ हमें कुछ भी डेटा शेयर करने से बचना चाहिए। ठीक है, हम्म। क्योंकि अगर हम डेटा शेयर कर देंगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत हैं। लेकिन अगर हम डेटा शेयर ही नहीं करेंगे जहाँ जिसको हम नहीं पहचानते उसके साथ में, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और वैसे भी डिजिटल हैकिंग कुछ होता नहीं है कोई डिजिटल आपको नहीं, मतलब हाँ, यस, आप आप बताइए मेरे क्या ख्याल बोल। से आप जो बोलना चाह रही है वो डिजिटल अरेस्ट बोलना चाह हाँ रही हैं। सॉरी, हाँ, हाँ, डिजिटल अरेस्ट तो होता डिजिटल ही अरेस्ट नहीं। जैसी कोई चीज नहीं यस। होती। हम्म। जी। बिल्कुल। तो फ्रॉडस्टर्स फियर और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे हमें अगर कोई कॉल आता है तो हम्म। उस पे सामने वाला व्यक्ति, एक तो सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि सामने कोई बात कर रहा है, इसका मतलब कोई सही व्यक्ति बात कर रहा है। हम्म। मैसेजेस और ईमेल पे कोई व्यक्ति सामने नहीं होता है, कॉल में हम किसी की आवाज सुन रहे होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि अगर कोई कॉल कर रहा है तो वो भरोसेमंद व्यक्ति है। ठीक है, हम्म। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो ऐसे भारी और डरावने वर्ड्स इस्तेमाल करने लगेगा, जैसे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो हम्म। जाएगा और जैसा हम्म। कि आपने बताया डिजिटल अरेस्ट हो जाएगा। हम्म। सामने से कोई ऐसा कॉल आ सकता है आपको कि मैं हम्म। इस पुलिस थाने से बात कर रहा हूँ और आपके खिलाफ हमको एविडेंस मिल गया है और आधे घंटे में आपको हम गिरफ्तार करने आ रहे हैं। हम्म। तो ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं कि आधे घंटे में ये हो जाएगा, 2 घंटे में आपका अकाउंट ब्लॉक हो हम्म। जाएगा, 1 घंटे में आपको बिजली आना बंद हो जाएगी, इस तरीके की जो चीजें रहती है वो हमारा जो हम्म। ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स रहता है उसको ट्रिगर करने लग जाती है। हमारी जो साइकोलॉजी है कि अरे जल्दी कुछ करो नहीं तो हो जाएगा ऐसा कुछ, तो हम्म। हम्म। वो जब ट्रिगर हो जाती है तो वो पैनिक और अर्जेंसी और डर क्रिएट होने लग जाता है, और हम्म। उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो सस्पिशियस कॉल करके प्रेशर क्रिएट करे, तो आपने बता ही दिया है कि क्या करना चाहिए, जी थोड़ा सा पेशेंस रख के कूल रहें और स्ट्रेस में आके कोई गलत कदम ना उठाएं। जी। और एक और मैं उसमें बात बताना हम्म। चाहूंगा कि कभी भी, मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे हमने कॉल किया है, जिसने हम्म। हमको कॉल किया है, हम्म। फ्रॉडस्टर जो है, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसको कुछ करने ना दे, जब तक हम्म। हम मौका नहीं देते उसको, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अ,
लेकिन यदि अचानक लगे कि हम स्कैम में फंस गए हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो जो प्रक्रिया हम हमको बोली गई है करने के लिए फ्रॉडस्टर के द्वारा, स्कैमर हम्म। के द्वारा, उस हम्म। प्रक्रिया को वहीं रोक दीजिए। सबसे हम्म। पहले सबसे जरूरी बात। दूसरी बात, जिस माध्यम से वो हमसे कनेक्टेड है उस हम्म। माध्यम को खत्म कर दीजिए। अगर वो कॉल पर है, कॉल कट करिए। अगर वो हमारे सामने आके खड़ा है तो, जैसे डिलीवरी वाले कई बार आ जाते हैं, हम्म। फ्रॉड डिलीवरी वाले, तो उनको पहले मना करिए। उनकी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है अगर हमको लग रहा है कि ये फ्रॉड कर रहा है। ठीक है। तीसरी बात, जो अगर फ्रॉड हो ही गया है और हमें लगा है कि हमने कुछ हम्म। डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, तो हमें हमारे सीक्रेट्स रोटेट करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? सीक्रेट्स का मतलब हमारे पासवर्ड्स, और हम्म। पासवर्ड्स रोटेट करना मतलब हमें हमारे सारे पासवर्ड चेंज करना चेंज शुरू करना। करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमने व्हाट्सएप का इंफॉर्मेशन दे दी, हमने हम्म। ईमेल की इंफॉर्मेशन दे दी, तो हम्म। जल्दी से जल्दी हमें उसको रिपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि टाइमली रिपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि साइबर जी, फ्रॉड कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए? देखिए, अगर कोई फ्रॉड हो गया है और हम्म। आपको कॉल आया था या एसएमएस आया था, आपने कोई गलत हम्म। लिंक क्लिक कर दी, हम्म। तो उसको रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे हम्म। पहला होता है जो हमारी नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, हम्म। 1930। इसके ऊपर हम रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है एक संचार साथी पोर्टल करके एक है, जो ओके। गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है। उस पे हम डेटा भी देख सकते हैं कि कितने साइबर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए और कितने रिजॉल्व हुए। वहां पे जाके भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं। उसका हमें रेगुलर एसएमएस आते रहेंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है उसका ये रिजॉल्व हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है। उसका हम्म। अपडेट भी हमें मिलता रहता है। तो संचार साथी और हमारा नेशनल साइबर साइबर हेल्पलाइन, ये दो प्लेटफॉर्म है जिस पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट। इसके अलावा अगर हमें बैंक के थ्रू कुछ हुआ है, या हम्म। हमारा हमें लग रहा है कि हमारा बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो हम्म। अपने बैंक को हमें अलर्ट करना चाहिए कि मैंने गलती से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी, मेरा हम्म। अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए कुछ समय के लिए। या फिर अगर हमें हमारा जीमेल या मेल हम्म। हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो हम गूगल को भी मेल कर सकते हैं। गूगल और व्हाट्सएप के सपोर्ट चैनल्स होते हैं जहाँ पे हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट्स को लॉक कर दीजिए या सारे डिवाइसेस में से लॉग आउट कर दीजिए। ओके। लॉस्ट मनी रिकवर हो जाता है? देखिए, लॉस्ट मनी रिकवरी का मैं 100% तो नहीं बोल पाऊंगा। कई हम्म। केसेस में हो भी जाता है, हम्म। सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो सबसे ज़्यादा तो लॉ एंड ऑर्डर की रहती है। हम्म। ठीक है। क्योंकि क्राइम होने के बाद का जो काम है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा तो यही रहेगी कि हम अवेयर रहें, ताकि स्कैमर्स जो है वो हमारा पैसा ले ही ना पाए। हाँ, इस बात ठीक है। तक बात पहुंचे ही नहीं कि हमें रिकवरी करने की ज़रूरत पड़ रही है। हम्म। हम्म। वैसे इस सिचुएशन में हो तो कितनी जल्दी एक्शन लेना चाहिए? यदि हम स्कैम में फंस जाते हैं तो हमें कितनी जल्दी एक्शन लेना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतना सबसे अच्छा रहता है। अगर हम टाइमली रिपोर्ट कर देंगे तो हम्म। एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारे बैंक अकाउंट हम फ्रीज कर सकते हैं टाइमली। अगर क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स गए हैं तो हम्म। क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं, डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। और अगर हम टाइमली रिपोर्ट करते हैं तो अटैकर्स जो रहते हैं, स्कैमर्स हम्म। जो रहते हैं, उनको कोप करने का टाइम नहीं मिल पाता। मतलब क्या? उनको कोई प्लान बी नहीं मिल पाता, है ना, हम्म। ताकि वो फिर से कुछ अटैक कर सके। ठीक है। या फिर वो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। अगर हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चली गई और हमने टाइमली क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिया, तो कोई स्कैमर क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं कर पाएगा। हम्म। मतलब 24 आवर्स की, विद इन 24 आवर्स हमें इस पर एक्शन जी लेना जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंशियली सेफ रहने के लिए कोई 5 हैबिट्स बताइए। 5 हैबिट्स अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला, जो हमने डिस्कस किया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। एक तो हम्म। सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये यस। सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमें पता रहता है, ये कहीं पे हम्म। भी इंटरनेट पे लिखा हुआ नहीं रहता। हम्म। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना सबसे जरूरी है। दूसरा रहता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
ये मैं थोड़ा टेक्निकल में जाना चाहूंगा। हम्म। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब रहता है अलग अलग तरीके से सामने वाले व्यक्ति को ऑथेंटिकेट करना। हम्म। पासवर्ड जो रहता है वो हमारी आइडेंटिटी पहचानने के लिए रहता है, क्योंकि वो यस। सिर्फ हमें पता है ना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड और उसके साथ में और भी कुछ चीजें जो सिर्फ हमें पता है, जैसे कि ओटीपीज। ठीक है। ओटीपी। अब ये आने के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ कई बार लोग एसएमएस के थ्रू ओटीपीज लेते हैं, कई बार ईमेल्स के थ्रू ओटीपी आते हैं। हम्म। मल्टी फैक्टर में ऐसा भी हो सकता है कि वो दो अलग अलग ओटीपीज देगा, एक एसएमएस के थ्रू और एक ईमेल के थ्रू। तो हम्म। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा एनेबल करके रखना चाहिए हमें। ओके। तीसरा पॉइंट मैं दूंगा सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग का। जैसा कि मैंने बताया कि एच टी टी पी एस जो पॉइंट है हम्म। ईमेल वेबसाइट के एड्रेस में, वो हमें हमेशा देखना चाहिए कि, और जो ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उन्हीं हम्म। के थ्रू हमें अपने सारे काम करने चाहिए। जिस वेबसाइट के बारे में हमें नहीं पता उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। चौथा ये है कि हमें हमारे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे अपडेटेड रखने चाहिए। मतलब क्या, कई बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ खराबियां, कुछ ना कुछ लूप होल्स रह हम्म। जाते हैं, हम्म। जिसकी मदद से जो स्कैमर्स, जो फ्रॉडस्टर्स है, वो हमारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कंपनीज जो रहती हैं वो इन लूप होल्स को फिक्स करती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं। तो वो हमें हमेशा सॉफ्टवेयर अप टू डेट रखने चाहिए। ओके। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है वो बैकअप्स रखने चाहिए हमें। हमारा जो डेटा है, हमारे हम्म। फोटोज, हमारी इंफॉर्मेशन, उसका हमें हमेशा बैकअप लेके रखना चाहिए। हमारे ईमेल्स का बैकअप हम ले सकते हैं, हमारे हम्म। फोटोज का बैकअप हम ले सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप चैट्स का हम बैकअप ले सकते हैं। ये अगर हमारे बैकअप्स रहेंगे और हम्म। कल को कुछ हो भी जाता है तो हमारा डेटा रिकवर हो सकता है। ओके। एक ऐसी मिस्टेक जिससे आप स्ट्रांगली लोगों को बचने की सलाह देंगे? सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो यही हाँ। है कि अ, कई बार अनट्रस्टेड सोर्सेस से वो लोग एक्सेस कर लेते हैं चीज़ें। हम्म। कोई गलत वेबसाइट्स के ऊपर चले जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन दे बैठते हैं। तो सबसे बड़ी तो यही चीज़ है। और अगर हम इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं, कोई वेबसाइट पे जा भी रहे हैं, तो हम्म। उसको वैलिडेट करें। जैसे कि ओके। अगर किसी ने हमें लिंक भेजा है, उसके हम्म। ऊपर वेबसाइट का कुछ नाम आ रहा है abc.com हम्म। वट एवर, हम्म। ठीक है, तो वो पहले गूगल सर्च करें, ठीक है, कि उसने जो वेबसाइट भेजी है वो वो है वाकई भी। में ऑथेंटिक है या नहीं। हम्म। हम्म। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते थे। यस। तो कोई ऐसा रियल लाइफ साइबर फ्रॉड केस हमारे साथ शेयर करेंगे आप? जी बिल्कुल। अभी एक दो दिन पहले की बात है। मेरे हम्म। पड़ोस में एक रहते हैं, वो भी सीनियर सिटीजन ही है। उनके साथ ये हुआ था। फिर। एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने कुछ हम्म। चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी। अब उन्होंने जो ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ से ऑर्डर की थी हम्म। वो ऑथेंटिक नहीं थी। मुझे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वेबसाइट का, हम्म। हम्म। ठीक है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो वेबसाइट ऑथेंटिक नहीं थी। ठीक है। हम्म। वहां से उनको फोन आता है कि आपका ये पार्सल यहाँ पे अटका पड़ा है, ठीक है, हम्म। और आपको एक ओटीपी आया होगा। वो ओटीपी आप हमको बता देंगे तो यहाँ से वो पार्सल आगे हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और उन्होंने गलती से ओटीपी दे दिया ओटीपी। था। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो वाइफ है उनके फोन पे कॉल आया था। हम्म। तो उनका व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज हो गया, और हम्म। उनके व्हाट्सएप से हमारे पहचान में जितने लोग थे, सबको मैसेज जा रहे थे कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरा यूपीआई ब्लॉक हो गया है, मुझे अभी दे दीजिए, मैं 2 घंटे में रिटर्न कर दूंगा। तो उनकी वाइफ के नंबर से मैसेज आ रहा था कि मैं रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न। तो ये एक रेड फ्लैग था जो हाँ। मैंने पकड़ा, और मैं जाके उनका सब कुछ फिक्स करके आया था। ओ। तो ऐसा उनके इस पे से मैसेज आ रहा था। और जो स्कैमर था वो जो क्यूआर भेज रहा था, हम्म। उसको ओपन करते ही लोगों का भी व्हाट्सएप कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। ओ। तो ये एक बहुत बड़ा केस हुआ बहुत। था जो अभी। और दूसरी एक और बात हो गई थी कि वो जो स्कैमर था, उन्होंने उनके फोन से कॉल फॉरवर्डिंग अपने नंबर पे कर ली थी। तो ओ। जो व्हाट्सएप को लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे थे, और हम्म। लॉग इन करने के जो ओटीपी थे वो भी उसके पास जा रहे थे। ओ।
तो वो ये सॉल्व हुआ हो था। गया ये? जी, हमने बहुत ही सबसे पहले तो, कॉम्प्लिकेटेड केस। हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट हमने सबसे पहले उनका कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ किया। ठीक है। अच्छा। उन्होंने जो ओटीपी मांगा था स्कैमर ने स्टार्टिंग में, उसकी वजह हम्म। से कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हुआ था, तो वो कॉल अच्छा। फॉरवर्डिंग ऑफ किया। उसके बाद में उनका व्हाट्सएप लॉग आउट किया, जितने भी डिवाइसेस थे सब पे से। हमने जैसे ही व्हाट्सएप खोला, उस पर एक हम्म। नोटिफिकेशन आ गया था कि योर व्हाट्सएप हैज बीन लॉग्ड इन ऑन रेडमी नोट 13, ऐसा हम्म। एक अननोन डिवाइस का नाम आ रहा था। हम्म। तो उसका स्क्रीनशॉट हमने लिया। ठीक है। और जो मैसेजेस जा रहे थे उसका भी स्क्रीनशॉट हमने लिया। हम्म। व्हाट्सएप जो कॉम्प्रोमाइज हो गया था उसको फिक्स किया, उसका पासवर्ड चेंज किया, उसमें ऐप लॉक लगाया, और उसके बाद में ये सब जो स्क्रीनशॉट्स लिए थे इसको संचार साथी पे हमने रिपोर्ट भी कर दिया। ओके। ग्रेट। बहुत ही मतलब आपने यूजफुल जानकारी दी है, क्योंकि ऐसा जी। बहुत बार मतलब अभी तो काफी समय से मैंने नहीं सुना, लेकिन हाँ ये केसेस मैंने भी पहले बहुत सुने हैं। जी। आने वाले समय में साइबर क्राइम में कौन कौन से ट्रेंड्स लोगों को पता होने चाहिए? आने वाले समय में तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो इवॉल्व होते रहता है हमेशा। हम्म। ये लोग कुछ ना कुछ नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आप हम्म। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो ऐसे ओटीपी वाले स्कैम्स आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। हाँ ठीक हाँ। है। ये अभी अभी शुरू हुआ है, तो जैसे हाँ। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है हम्म। वैसे वैसे अटैक सरफेस एक टर्म है। ठीक है। हम्म। अटैक सरफेस का मतलब है कहाँ कहाँ से अटैक्स हो सकते हैं। हम्म। तो ये जो अटैक्स है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है अटैक सरफेस बढ़ती हम्म। जाती है, और इनको हमला करने के नए नए तरीके मिलते जाते हैं। तो हम्म। हमें हमेशा इनसे कैचअप खेलना पड़ता है। ठीक हम्म। है। तो इसके लिए हमें अडेप्ट अडेप्ट करते रहना चाहिए, जो नई नई टेक्नोलॉजी है और उसमें क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इसके हम्म। साथ हमें अडेप्ट करते रहना चाहिए। तो हम्म। अगर कुछ नए ट्रेंड्स आएंगे भी तो हम उससे डील कर पाएंगे। और दूसरा बात ये कि हमें हमेशा न्यूज़ और न्यूज़ चैनल्स इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम्म। कौन से नए ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्योंकि कई अभी कुछ समय पहले जो डिजिटल अरेस्ट का जो आपने बताया, हम्म। वो बहुत बहुत ज्यादा। एकदम बहुत लोग उसको फेस कर रहे थे। हम्म। हम्म। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि डिजिटल अरेस्ट हम्म। जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम्म। तो ऐसे जो ट्रेंड्स है उनके साथ हमें पता रहेगा, उनके हम्म। बारे में हमें पता रहेगा, तो हम उसमें फंसने से बचेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। काफी कुछ अच्छा। चीजें। हाँ हाँ, बोलिए, तो मेरा भी पूछिए। एक सवाल था हाँ हाँ बिल्कुल। कि आपने हमने साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन के और फाइनेंशियल सेफ्टी की तो इतनी हम्म। सारी चर्चा कर ली। हम्म। और जैसे कि आप फाइनेंशियल फील्ड में हैं, हम्म। तो मैंने सुना था, मैं जानना हम्म। चाहूँगा इसके बारे में हम्म। कि साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस क्या होता है, और ये आज के समय में लोगों के लिए ज़रूरी बनता जा रहा है क्या? देखिए, आपके ही सवालों में आपका जवाब छुपा है, क्योंकि अभी आपने इतनी जी। सारी चीजें बताई हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है। आज हम सभी ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई इन्वेस्ट मतलब यूपीआई से हमारे इन्वेस्टमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रांजेक्शन सारे होते रहते हैं। तो जी। ऐसे में सिर्फ प्रिवेंशन ही नहीं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी हो गया है। साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो आपको साइबर फ्रॉड रिस्क और डिजिटल फ्रॉड से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है। और जी। लेकिन इसके लिए कुछ पॉलिसी टर्म्स होती है, कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो वो तो पॉलिसी में ही क्लियर होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मैं एक जी। बात जरूर कहना चाहूंगी कि इंश्योरेंस सिक्योरिटी की एक लेयर हो सकता है। सबसे जी। बड़ी जो मतलब सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आपका सिक्योरिटी होना, सिक्योर होना, अवेयरनेस होना और सही डिजिटल हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। जी। जी। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, मतलब हमें अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, यस। लेकिन हमें प्रोटेक्शन यानी कि प्लान प्रोटेक्शन। भी दोनों साथ में रखने चाहिए। यस यस, दोनों जी। जरूरी है। जी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को इससे फायदा होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच सभी व्यूवर्स को। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और फाइनेंशियली स्मार्ट बनिए। थैंक यू सो मच। जी। थैंक यू। एक मिनट।